हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। और इस वाले सेशन में मैं आपको एक नए अध्याय की ओर ले जा रहा हूं और हमारे अध्याय का नाम है अविकारी शब्द। चलिए अविकारी शब्दों को पढ़ लेते हैं। अब तक थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूं पिछली चीज़ें। अब तक हमने जितने भी अध्याय पढ़े हैं उसके अंतर्गत हमने पढ़ा है 4-5 चीज़ें। हमने पढ़ा था संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया। ये चारों ही जो शब्द हैं वो क्या हैं? विकारी हैं। और इनमें विकार किसके माध्यम से उत्पन्न होता है? लिंग, वचन और कारक। हमने उन तीनों का भी अध्ययन कर लिया है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अविकारी शब्द। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं अविकारी शब्द होते क्या हैं। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि अविकारी शब्द वो हैं जिन पर लिंग का, वचन का और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक चीज और बता देता हूं, अविकारी शब्दों को अव्यय भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। इनको अव्यय भी कहा जाता है। अब अविकारी शब्द हैं, देखिए कौन कौन से शब्द हैं अविकारी शब्द, वो बता देता हूं। पहला अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण। दूसरा आपका है संबंध बोधक। तीसरा आपका है समुच्चय बोधक। चौथा आपका है विस्मयादि बोधक। और पांचवा आपका है निपात। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द जिससे क्रिया की विशेषता की पता चले, जैसे कि वह धीरे से हंसता है। अब हंसना एक क्रिया है। कैसे हंसता है? धीरे से। ये जो धीरे से है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो क्रिया विशेषण में चला जाता है। अब बात कर लेते हैं कि क्रिया विशेषण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो क्रिया विशेषण का जो पहला प्रकार है, मैं नंबर 1 दे देता हूं इसको, वो आपका होता है रीतिवाचक। दूसरा जो आपका इसके अंतर्गत आएगा वह है स्थानवाचक। तीसरा जो आपका क्रिया विशेषण है वह है कालवाचक। और चौथा जो आपका क्रिया विशेषण है वो आपका है परिमाणवाचक।
चलिए सबसे पहले अध्ययन करते हैं हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। वे शब्द जो क्रिया के होने के ढंग या तरीके को बताए, वे रीतिवाचक हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। एक उदाहरण देख लीजिए। वह अचानक गिर गया। और कैसे गिरा वो? अचानक। इसमें याद रखिएगा एक प्रश्न लगाना है क्रिया से पहले, कैसे। और कैसे प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो उत्तर ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्रिया से पहले कैसे शब्द का जो प्रयोग होगा उसका जो उत्तर आया, कैसे गिरा? अचानक गिरा, तो अचानक ऐसा शब्द आ जाएगा रीतिवाचक। अब रीतिवाचक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द हैं जो सामान्यतः यूज होते हैं, लिख लीजिए। धीरे धीरे, तेज, अचानक। नोट कर लीजिए बात। धीरे धीरे, अचानक, एकाएक, झटके से, है ना, भली भांति, ध्यान से। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं हम, स्थानवाचक। वे शब्द जो क्रिया के स्थान का बोध कराए, यानी कि क्रिया कहाँ हो रही है उसका पता लगाए। इसमें प्रश्न बनेगा कहाँ। इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वही होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया कहाँ हो रही है उस प्लेस के बारे में बताता है। तो चलिए हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। उपवन में हरियाली, उपवन में हरियाली चारों तरफ फैली है। फैलना, कहाँ फैली है? चारों तरफ। तो ये जो चारों तरफ है ये स्थान का बोध करा रहा है कि वहां पर फैली हुई है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। पिताजी अंदर हैं, पिताजी अंदर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? अंदर बैठे हैं। तो अंदर शब्द क्या हो गया? स्थानवाचक हो गया। अगला बढ़ते हैं। अगला हमारा कालवाचक, यानी कि ये शब्द जो क्रिया के समय, टाइम, समय का बोध कराए। और इसके अंतर्गत जो प्रश्न बनता है वो होता है कब। इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। क्रिया के बाद लगा दो तो इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। वह रात भर बैठा रहा। कब बैठा रहा? रात भर। वह छत पर सोया है। कहाँ सोया है? छत पर।
स्थान, सॉरी वो तो स्थान हो गया, ये तो स्थान चला जाएगा। हम काल की बात कर रहे हैं ना, तो काल के अंतर्गत एक और ले लेते हैं, वह दिल्ली से कल आया। कब आया? कल। तो काल का यानी कि समय का पता लगा रहा है, तो ये हमारा हो जाता है कालवाचक। अब क्रिया विशेषण का अंतिम जो भाग है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं, जो परिमाणवाचक के रूप में है। आपने भी उतारा नहीं है इसको, तो उतार लीजिए। चलिए, अंतिम है हमारा इसके अंदर क्रिया विशेषण में नंबर 4, परिमाणवाचक। और इसमें है परिमाण का मतलब आपको मैंने पहले भी बता दिया, परिमाण का मतलब मात्रा होता है, क्वांटिटी। वे शब्द जो क्रिया की मात्रा का बोध कराए। और इसके अंतर्गत जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न होगा कितना, कितना प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए। देखिए एक उदाहरण ले लेते हैं, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है, आरव बहुत हंसता है। कितना हंसता है? बहुत हंसता है। ठीक है, चलिए आगे एक और ले लेते हैं, उसने थोड़ी खीर खाई। कितनी खीर खाई? थोड़ी। थोड़ी शब्द आ गया। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर पूरे हो जाते हैं आपके क्रिया विशेषण शब्द। अब जो आपका परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है, इसके अंतर्गत बहुत सारे शब्द हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, अधिक, बहुत, खूब, अत्यंत, ज्यादा। तो लिख देता हूँ कौन कौन से शब्द आएंगे इसमें। कम, ज्यादा, अधिक, और भी आपके बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, बता देता हूँ। काफी, पर्याप्त, काफी, पर्याप्त, इतना, उतना, बहुत सारे शब्द हैं। और ले लेते हैं यथाक्रम। तो ये बहुत सारे शब्दों का प्रयोग इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण में परिमाणवाचक में किया जा सकता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला भाग। परिमाणवाचक के बाद हमारा अभिकारी का जो दूसरा भाग है वो आ जाता है, वो है संबंध बोधक। संबंध बोधक। संबंध बोधक का अर्थ समझ लीजिए, वे शब्द जो वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ करते हैं। समझिए इसका मतलब, यानी कि वाक्य में संज्ञा शब्द होगा कर्ता के रूप में, क्रिया के रूप में, कर्म के रूप में, कर्म के रूप में। तो संज्ञा व सर्वनाम जो शब्द है उसका संबंध वाक्य के जो अन्य शब्द हैं, चाहे वो क्रिया है, चाहे वो विशेषण है, चाहे वो और कोई शब्द है, उनके साथ जो संबंध स्थापित करने वाले जो शब्द हैं
वो सभी के सभी संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। अब संबंध बोधक शब्द आपके कौन कौन से हैं, इनका हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से शब्द हैं। पहला आपका आ जाता है इसके अंतर्गत कालवाचक। पहला शब्द कौन सा होगा? कालवाचक। काल का मतलब क्या होता है? काल का सीधा सा अर्थ है समय। तो समय को बताने वाला जो शब्द है वो कालवाचक संबंध बोधक के अंतर्गत आएगा। कौन कौन से शब्द हैं? के पूर्व, के पहले, के बाद, के पूर्व, के पहले, के बाद, राम के पूर्व सोहन आ गया, राम के पहले दिनेश आया था, ठीक है। के उपरांत, इस प्रकार के जो शब्द होंगे आदि लगा देता हूं। ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? कालवाचक संबंध बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं। चलिए अगला भाग चलते हैं। हमारा अगला भाग है स्थानवाचक संबंध बोधक। अब स्थानवाचक में क्या होगा? वो स्थान के बारे में बताएंगे, ठीक है। स्थान के बारे में कैसे बताएंगे उसको समझाते हैं। देखिए मनीष ऊपर है, मनीष ऊपर है। देखिए कहाँ है? ऊपर है। तो यानी कि संबंध स्थान बता रहा है कि कर्ता कहाँ पर है। तो ये आ जाएगा के ऊपर, के नीचे, है ना। और देखिए के बाहर, के अंदर। ये अभिव्यक्ति लगती ही है संबंध बोधक शब्दों में। इस प्रकार की की, का, कु, के, इस प्रकार की अभिव्यक्ति के चिन्ह लगते हैं। के अंदर, के बाहर, के भीतर। तो इस प्रकार के शब्द आपको स्थानवाचक संबंध बोधक के अंतर्गत आपको दिखाई देंगे। अगला चलते हैं और अगला हमारा है दिशावाचक संबंध बोधक। दिशा मतलब वो आपकी दिशा बताएंगे कि जो संज्ञा सर्वनाम है और जिसका उसका रिश्ता बन रहा है उसकी दिशा बताएंगे, है ना। तो इसमें शब्द आ जाएंगे की ओर, के सामने, की ओर, के सामने, है ना। लिखते जाओ। और शब्द है इसके अंतर्गत के निकट, के पास, के निकट। राम के निकट सोहन बैठा है। दोनों का संबंध दिखा दिया, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से। के पास, नदी के पास में रहने से मुझे अच्छा लगता है। के पास में आया समझ में, तो के पास जोड़ दिया। अगला है के समीप। चलिए अब हम चलते हैं घ खंड की तरफ। घ वाला है हमारा इसके अंतर्गत दे रखा है तुलनावाचक, कंपैरिजन। यहां पर जो शब्द होंगे वो संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में तुलना करेंगे। देखिए कौन कौन से शब्द हैं। के मुकाबले, के मुकाबले। श्याम की अपेक्षा राम अधिक गोरा है। समझ में आया? के मुकाबले, की अपेक्षा। राधा की अपेक्षा गीता अच्छा गाती है। तो की अपेक्षा शब्द आ गया, समझ जाना संबंध बोधक शब्द है। और राम, सीता का और राधा का संबंध दिखाया गया है। अगला आइए अंग्रेय वाला भाग, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें आपका है विनिमय वाचक संबंध बोधक। विनिमय वाचक। अब विनिमय क्या होता है? लेन देन, लेना और देना, लेन देन का भाव चलेगा। की जगह, की जगह है। राम की जगह शाम को बैठा दो, के बदले।
मुझे समोसे की जगह कचौरी दे दो। इस प्रकार के शब्द आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो की जगह के बदले में के स्थान पर आगे बढ़ते हैं, च वाला भाग लेते हैं। च वाला भाग कहता है साधनवाचक, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम का आपस का संबंध है, उसके बीच में कोई माध्यम बनेगा, वो माध्यम को जोड़ने का काम करेगा साधनवाचक संबंध बोधक अविकारी शब्द। तो कैसे बनेगा देखिए, के समान, के अनुसार, राम के अनुसार मोहन अच्छा है। तो मोहन अच्छा है किसने बताया, साधन कौन बना, राम। तो के अनुसार, ठीक है। की भांति, की जैसा, की भांति, की जैसा। तो यहां पर इस प्रकार के शब्द दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 6 विरोधवाचक, यानी कि यहां पर क्या होगा, जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द आ रहा है, वाक्य के अन्य संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण जो भी शब्द आ रहे हैं, उनके साथ विरोध का भाव दिखाई देगा। तो क्या होगा, के प्रतिकूल, जैसे हमने लिया कविता के प्रतिकूल नीरज है, हमने लिखा यहाँ पर, तो प्रतिकूल का जो भाव है वहां पर हमको दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के खिलाफ, के खिलाफ, के विपरीत, विष्णु दिनेश के खिलाफ नहीं है। तो इस प्रकार का जो वाक्य है यहां पर बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अंत में हमारा इसके अंतर्गत आ जाता है जय, और जय वाले भाग में आता है सहचरवाचक। सहचर मतलब साथ साथ, सहचरवाचक जो साथ का भाव दे। देखिए इसके अंतर्गत शब्द आएंगे आपके के समेत, के समेत, के साथ, ऐसे शब्द आपको सहचरवाचक में दिखाई देंगे। के संग भी हो सकता है इसके अंतर्गत, के संग भी लिख लो, के संग। राम के संग संग लक्ष्मण भी चले गए, तो राम का लक्ष्मण से संबंध दिखाया, तो वो संबंध बोधक शब्द हो जाते हैं। तो चलिए इस वाले सेशन में मैंने आपको 2 भाग पढ़ा दिए हैं अविकारी शब्द के। पहला आपको मैंने पढ़ाया क्रिया विशेषण, और उसके बाद मैंने आपको बताया संबंध बोधक। अगले सेशन में हम आपको इसके 3 जो भाग बचे हुए हैं, कौन कौन से, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, और आपका अंतिम भाग निपात, उसका भी अध्ययन हम आपको करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।